जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 3.8 टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, द नेम ऑफ फ्रिक्शंस। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, इसके कितनी टाइप्स हैं और इसके क्या एग्जांपल है? ठीक है, ये हमने एक 3.8 टॉपिक जो है बेसिकली हमने आज कंप्लीट ही हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और इसके अंदर जो एडिशन मैंने की है, डेफिनेशन की कुछ डेफिनेशन है जो कि बुक के अंदर थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप की हैं, वो मैंने खुद लिखी है, आपने उसे नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन को बेसिकली फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है उसे स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं, when a cricket ball is hit by the bat, it moves on the ground with a reasonable large velocity. According to Newton's first law of motion, it should continue to move with constant velocity. But practically, we observe that it eventually stops after covering some distance. अब वो ये कहते हैं कि होता यूँ है कि जब आप ना क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं, वो कहते हैं वो एक वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पर मूव करती है, ऐसे है। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसे देख रहे होते हैं बॉल को, वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। अब वो क्यों रुकती है, इसकी रीज़न क्या है, आगे वो क्वेश्चन में आपको बता रहा है। वो कहता है, डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप द बॉल। कहते हैं इसके अपोजिट कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, जो उसे रोकती है। बिल्कुल यस, इसका आंसर क्या है, यस, क्योंकि ये क्वेश्चन है। यस, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल। यही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि ग्राउंड और बॉल के दरमियान होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो बेसिकली रुक जाती है सम डिस्टेंस कवर करने के बाद। इसी तरह जब आप स्टूडेंट साइकिल चलाते हैं, उसका पैडल जब आप लगा रहे होते हैं, तो एक पैडल लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी जो साइकिल है बेसिकली वो भी क्या, एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर वो रुक जाती है। किस वजह से? क्योंकि टायर और बेसिकली रोड के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट टूट जाता है। अब बेसिकली फ्रिक्शन की डेफिनेशन है क्या, कहते हैं ए फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब कि ऐसी फोर्स है जो कि बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है बेसिकली डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। मतलब कि जो फ्रिक्शन का जो इफेक्ट है डिसिपेटिव, डिसिपेटिव का मतलब यह है कि जो एनर्जी का वेस्ट हो जाता है जब हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट चला रहे थे वो रुक जाता है, तो इट्स मीन दैट एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो डिसिपेटिव इफेक्ट इफेक्ट है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब ये क्या है कि फ्रिक्शन इज द डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच द एनर्जी इज वेस्टेड इज डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। द लॉस्ट एनर्जी अपेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब वो कहता है फ्रिक्शन जो है बेसिकली एक डिसिपेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये एनर्जी का ज़िया का बायस बनती है जब आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं। तो ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, हीट फॉर्म में होती है। अब इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले एग्जांपल है बड़ी ही अच्छी एग्जांपल है। वो कहता है व्हेन वी रब आवर हैंड्स हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ आवर हैंड्स बिकम वार्म। अब देखो इस पिक्चर के अंदर आप देखें, जैसे कि सर्दियों के अंदर हमारे हाथ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, लेकिन हम उसे रब कर रहे होते हैं, उसे रगड़ रहे होते हैं। और रगड़ बेसिकली फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रगड़ना। रगड़ की जो फोर्स है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जब हाथ को हम रब कर रहे होते हैं, रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। तो हमारे हाथ जो है बेसिकली वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो जाते हैं। तो इट्स मीन दैट दिस इज द डिसिपेट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरी एग्जांपल वो क्या कहता है, द टेम्परेचर ऑफ द मशीन्स राइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट्स दैट कैन कॉज मैनी प्रॉब्लम। अब वो कहता है कि एक और एग्जांपल कहते हैं मशीन के जो बेसिकली वो होते हैं पार्ट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, चल रहे होते हैं, आपस में लग रहे होते हैं और रब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मशीन के पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और बेसिकली वो कहते हैं काज मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम का वो शिकार होते हैं, जैसे वो टूट फूट जाते हैं। ठीक है, या फिर वो घिस जाते हैं। ठीक है, घिस जाते हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए, आप लिख सकते हैं। एक तीसरी है जो कि आपके लिए न्यू है। ठीक है, वो क्या है, वो कहते हैं शूटिंग ऑफ स्टार सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। देयर आर एक्चुअली एस्टेरॉइड दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब कहते हैं जो आप आसमान पे देखते हैं ना कि तारे जो चमक रहे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। किस फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से
जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होते हैं। वो बेसिकली होते क्या है, एस्ट्रॉयड होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं? एक बहुत बड़े 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 क्या होते हैं, पत्थर होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। कहते हैं एज दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंस काजिंग द जनरेशन ऑफ हीट, और उसी एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। एंड देयर टेम्परेचर बिकम सो हाई दे स्टार्ट बर्निंग एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट। कहते हैं उसी टेम्परेचर की वजह से वो क्या होते हैं, हाई मतलब कि हाई टेम्परेचर की वजह से वो बर्न करना स्टार्ट हो जाते हैं, और आखिरकार फिर वो क्या आ जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जब वो चमक रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, जिस वजह से वो ग्लो हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक डू यू नो जो है इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आपने देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। अब वो कहता है कि पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपके ये जो टायर है इसके ऊपर लाइंस नज़र आते हैं, नज़र आ रही हैं, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, थ्रेड पैटर्न कहते हैं जो लाइंस है। अब ये थ्रेड पैटर्न जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इसलिए होता है ताकि आपका जो टायर है बेसिकली वो स्किड ना हो। ठीक है। और क्योंकि जब ये थ्रेड पैटर्न होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है रॉड और व्हीकल इस टायर के दरमियान ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से आप ब्रेक अप्लाई करते हैं और इजीली आपकी गाड़ी रुक जाती है। और जब ये आपने देखा होगा कुछ टायर ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे ये लाइंस नहीं होती, वो काफ़ी अरसे से मतलब कि उस व्हीकल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, और वो जब बारिश आती है तो वो क्या हो जाते हैं, स्लिप ईज़िली हो जाते हैं, तो वो एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। इसलिए जब भी टायर आपके क्या हो, ख़राब होना स्टार्ट हो, तो आप उन्हें चेंज कर लें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बात वही है लेकिन थोड़ा चेंज तरीके से लिखा है, देखते हैं। On a wet road, the water does not form wet layer between the tire surface and the road surface due to spaces in the thread pattern on the tire. अब वो कहता है कि जो बेसिकली ये जो थ्रेड पैटर्न है इसके अंदर क्या होता है, रोड और इस टायर के सरफेस के दरमियान जो है वो वाटर जो होता है बेसिकली वो यहाँ पे रुकता नहीं है। ये वजह क्या बनता है, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स ऑन द वेट रोड, और जिसकी वजह से ये जो स्किडिंग के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। स्किडिंग का मतलब क्या होता है, फिसल जाना। ठीक है। तो रिड्यूस होते हैं। तो बेसिकली इन्हीं लाइंस की वजह से इनके अंदर जो कह सकते हैं कीचड़ या पानी रुकता नहीं है। जब रुकेगा नहीं तो ज़ाहिर सी बात है ये लाइंस जो है ये बेसिकली आपके लिए सेफ्टी का बायस बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, अब वो कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, the friction between two slide surface is called sliding friction which can be divided into two categories. स्टूडेंट स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसे कहते हैं जब दो स्लाइड के दरमियान बेसिकली जो फोर्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, बॉक्स है, और ये सरफेस है, कोई भी फर्श है। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इस सेंस में लगा रहा हूँ, इस तरफ। तो स्टूडेंट ये इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन ये एक सरफेस बॉक्स की है, एक सरफेस फर्श की है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसे। तो पहले है स्टूडेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इसकी मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, फिर हम इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट ये है कि देखो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन की वजह से रुका रहेगा। अब ये टेबल है, इसके ऊपर कोई भी एक मैस रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, उसका वेट क्या डाउनवर्ड है। नॉर्मल फोर्स जो होती है मैंने आपको पहले पढ़ाया था इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर की, वो आप देख लेना वीडियो। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब आपने इस बॉक्स के साथ ब्लॉक के साथ बेसिकली एक वेट भी हमने हैंग किया हुआ है इस साइड पे, तो इसका मतलब एक फ़ोर्स इधर लगेगी, लेकिन अपोजिंग फ़ोर्स जो है वो एक इधर भी लगेगी। तो चार फोर्स इस पे क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करें तो ये बॉक्स से इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है, लेकिन फिर भी ये वेट जो है बेसिकली इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन लगाने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली क्या है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब यह है कि इस पे जो इन दो टेबल और ब्लॉक के दरमियान जो फोर्स है, या जो फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हमें अगर आ जाती है क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ जाती है,
तो अब ये डायग्राम भी बनाना, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। द फ्रिक्शन डैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट, अब साथ साथ नोट कर लेना, द फ्रिक्शन डैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड प्रिवेंट इट फ्राम मूविंग, मतलब कि प्रिवेंट फ्राम मूविंग मीन्स डैट वो मतलब कि उसे मूव कराने में क्या करती है, उसे प्रिवेंट करती है, बचाती है। तो जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है उसका मतलब है उसके ऊपर क्या लग रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। तो उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हम ये साइड इन्फॉर्मेशन भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अब अगर हम इसी डायग्राम को दोबारा देखें स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम को, तो अगर मैं इस वेट को बढ़ा दूँ, वेट को अगर बढ़ा दो इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैस है ये इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी उसने एक एक्सप्लेन किया हुआ है, वो कैसे, वो कहता है कि इफ़ वी गो एडिंग मोर वेट इन द पेन वन बाय वन इन दिस स्मॉल स्टेप, वो अब यही कह रहा है कि ये जो पेन है वन बाय वन हम इस वेट को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो जब इंक्रीज़ करेंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो जब वेट हम ज़्यादा करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है नीचे की तरफ क्या मूव करेगा। तो हम क्या कहेंगे इसे, द टोटल वेट इंक्लूडिंग पेन व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, इट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी भी स्टूडेंट्स इस पे जो है बेसिकली फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, बट ये वेट ज़्यादा है तो इसे नीचे तो लेके आएगा। तो वो ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि वो कहता है कि व्हेन ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब ब्लॉक स्लाइड करेगा फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, तब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, बट इट इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर आगे डू यू नो, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डू यू नो है, इसे आपने देखना है। ये क्या कहता है, व्हेन शटर री इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, द फ्रिक्शन कास्ड बाय द एटमॉस्फेयर राइजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द शटल टू ओवर 950 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोबारा वही बात होगी कि शटल जो है बेसिकली वो जो एस्ट्रॉयड होते हैं दोबारा अर्थ सरफेस में आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है तो अर्थ पर क्या हवा है, उस फ्रिक्शन की वजह से, उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर हाई होता है। वो कितना होता है, 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है स्टूडेंट, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट टर्मिनल वेलोसिटी आती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैसे कहते हैं, पहले यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको सारा, फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि सम टाइम जो पैराट्रूपर होते हैं, जो किसी भी एरोप्लेन से जब उतरते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं आसमान में, तो देखते हैं कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ज़मीन की तरफ। ऐसे पता चलता है जैसे वो हवा में लटके हुए हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी देखो स्टार्टिंग के अंदर तो वो जब छलांग लगाते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जब कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहे होते हैं, ऐसे जैसे मैं पेन दिखा रहा हूँ ना, कांस्टेंट स्पीड के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली इट एक्सेलरेटेड बाय द अमाउंट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली एक्सेलरेट कर रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, जिसके ऊपर ये वैल्यू एक्ट कर रही हो, बट प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन में भी डिफरेंट, प्रैक्टिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट फॉल्स। तो वो कहता है कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता रहा है कि ये ही डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन पर पहले आता है। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपने इसे अच्छे से समझना है। कहता है इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल एंड अ पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म, स्टायरोफॉर्म किसे कहते हैं, एक मटेरियल है जो कि क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ठीक है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, सॉरी, स्टायरोफॉर्म ऑफ द सेम वेट। अब वो कहते हैं आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, एक पीस ऑफ स्टायरोफॉर्म है, ठीक है। वो कहता है कि सेम वेट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम ओनली इफ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस। अब वो कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, जो कि हमारे आसपास है एयर, उसे हम इग्नोर कर दें, ठीक है, वैक्यूम बना लें, तो क्या होगा कि वो बॉल जो होगी और वो स्टायरोफॉर्म जो होगा, ठीक है, वो क्या आगे ज़मीन पर वो जो है वो सेम टाइम पे क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल आपको दे दूं,
आपके पास एक लीव है, पत्ता है या एक पत्थर है, दो चीज़ें हैं, एक लीव है एक पत्थर है, आप उसे मतलब कि ड्रॉप कराते हैं तो वो भी क्या होगा, सेम स्पीड के साथ मूव ज़मीन पर आकर गिरेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, ठीक है। लेकिन वो कहता है बट बोथ वुड फॉल विद द सेम एक्सलेशन जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों क्या होंगे, सेम स्पीड के साथ आएंगे। फिर आगे कहता है प्रैक्टिकली द बॉल इन एयर वुड ड्रॉप फास्टर, लेकिन अगर हम देखें एयर को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली जो बॉल है वो फास्ट मूव करेगी और ज़मीन पर गिरेगी। स्टायरोफोम मटेरियल जो होता है वो तो हल्का होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं स्टायरोफोम हैव ए लार्जर सरफेस वुड फेस ग्रेटर अपोजिट फोर्स ऑफ द एयर एंड दस मूव स्लोली। तो एक रीज़न ये भी है कि स्टायरोफोम जो है उसका एरिया क्या होता है, लार्ज होता है, और उसके अपोजिंग फोर्स जो होती है बेसिकली, ये अगर स्टायरोफोम है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है तो इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो एयर रेजिस्टेंस भी इसको ज़्यादा लगेगी और ये फिर ज़्यादा लगेगी तो ये कम स्पीड के साथ ज़मीन पे आएगा। दूसरी तरफ क्या बॉल है, इसका एरिया क्या कम है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एयर की रेजिस्टेंस भी कम लगेगी, ये जल्दी ज़मीन पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या रीज़न है। नेक्स्ट चलते हैं, इतना बहुत है इसमें से, ठीक है, आपने याद रखना है जितना मैंने आपको निशान लगवा दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन में, वही जैसे मैंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, द कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल वही है, पैराट्रोपर है, ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ गया डू यू नो, इसे हम देखते हैं क्या है। डू यू नो में कहते हैं कि friction in human joints is very low because our body certain a neutral lubricating system. Consequently, though our bones rub against each other at a point as we move, yet bones do not normally wear out even after many years of use. अब वो कहते हैं कि हमारी जो ये जॉइंट्स होते हैं, ये जो हमारे लेग्स के अंदर होते हैं जॉइंट्स ये वाले, कहते हैं ये भी तो बेसिकली इनके दरमियान भी तो क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, लेकिन ये हमारे जॉइंट्स जो है काफ़ी अरसे तक मतलब कि सही रहते हैं और ये मतलब कि टूटते नहीं हैं। तो इसकी रीज़न ये होती है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है इसका भी, इसके अंदर भी क्या है, एक लुब्रिकेंट है, एक ऑयल होता है, ठीक है, एक लिक्विड है, यहाँ पे लिखा हुआ है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है, एक लिक्विड है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे हम ना गाड़ी या फिर चेन में ग्रीस वगैरह लगाते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स के दरमियान भी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, कहते हैं when an object rolls over a surface the friction produced is called rolling friction। जब आपके पास बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है सरफेस पर तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक ये टायर आप देख सकते हैं ज़मीन पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी हम उसे क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और हमने उधर क्या पढ़ा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या था, द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील। ये जो आइडिया है रोलिंग फ्रिक्शन की किस वजह से है, व्हील की वजह से है, ठीक है स्टूडेंट्स। कहता है इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट बॉडी with wheels faces less friction as compared to a body of the same size without wheels। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि अगर हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो जो बेसिकली व्हील की जो फ्रिक्शन है वो लेस होती है अगर हम दूसरी बॉडी की अगर हम देखें जो व्हील की तरह नहीं होती। तो ये बेसिकली एक रियलिटी है, क्यों होती है इसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो कहता है एक लाइन और जो है जो इम्पोर्टेंट है, कहता है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली 100 टाइम जो है कम होती है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। क्यों होती है, रीज़न क्या है इसकी। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। कहता है वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ये मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। क्या द रीज़न फॉर दिस रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ऑफ ओवर विच इट रोल्स।
द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट एंड इट डज नॉट स्लाइड। अब वो कहता ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। वजह यही है कि ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पर, ना कि वो स्लाइड कर रहा होता है। अगर हम इसको देखें, ये देखें इसका ये सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे मैं ये पेन से मैं कर रहा हूँ, सिर्फ ये हिस्सा सरफेस के साथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है। अब ये कम हिस्सा टच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स रख देता हूँ, ये वाला बॉक्स ज़मीन पर, ये ऐसे फर्श से समझ लें आप, ठीक है। तो ये देखिए पूरे बॉक्स के एरिया जो है वो ज़मीन के साथ टच हो रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो बॉक्स मूव कराएंगे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, क्योंकि पूरा कॉन्टैक्ट एरिया क्या है, लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया जो कि सरफेस के साथ टच हो रहा है। इस केस के अंदर जो है वो लेस कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो सरफेस के साथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, हमेशा कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है, लेकिन एंड पे ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टूडेंट आप पढ़ लेना, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक होते हैं होवर क्राफ्ट होता है, ये भी क्या एक शिप है। अब ज़ाहिर सी बात है ये पानी में मूव करती है तो फ्रिक्शन भी तो होगी, और फ्रिक्शन का हमने कम भी करना है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली शिप है, ये वो कहता है कि वाटर की सरफेस पर भी मूव करती है और ग्राउंड पर भी मूव करती है। लेकिन जब ये वाटर में मूव कर रही होती है तो इसके नीचे एक पावरफुल क्या होते हैं, फैंस लगे होते हैं, और वो फ़ैन चलते हैं, लेकिन फ़ैन चलने से इसके नीचे एक लेयर बना देते हैं किसकी, हवा की। और हवा की लेयर के ऊपर ही बेसिकली ये क्या कर रही होती है, चल रही होती है। और जब हवा की लेयर बन जाती है इसके नीचे तो फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि बेसिकली जब हवा की लेयर बनेगी तो ज़ाहिर सी बात है इसको और आगे की तरफ पुश करेगी, और फ्रिक्शन जो है बेसिकली वाटर और इस शिप के दरमियान उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, और काफ़ी फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पे भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसे समझ लो, ये क्या शिप है, ये मूव कर रही है। अगर इसके नीचे फ़ैन लगा दे तो एक फ़ैन का प्रेशर होगा, लेयर बन जाएगी, तो इससे थोड़ा पुश करेगी ऊपर की तरफ। टच तो कर रहा होगा ये वाटर की सरफेस की तरफ, लेकिन ये थोड़ा क्या करेगा, पुश करेगी एयर, ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये मूव करेगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।